नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान विचित सर, सुमित सर, अजीत सर, मयंक जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र की चर्चा, इसलिए हमारे गेस्ट भी आए हैं। सर, आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों, शायद आप, ये तीसरा शो है आपका जिस शो में है, चौथा शो है। तो आज की चर्चा हम महाराष्ट्र पे करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहाँ पर लड़ाई टक्कर की है दोनों ही गठबंधनों के बीच में। अब वो किसको एज है, किसको नहीं है, कौन जीतेगा, ये तो फैसला 4 को होगा। लेकिन जो ग्राउंड पे लोग जा रहे हैं और जो आके वहाँ से बता रहे हैं, सबका ये कहना है कि ऐसा राज्य जहाँ पे लड़ाई डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गठबंधन पार्टी में 2 पार्टी थी, दोनों जो मुख्य पार्टियां वहाँ दोनों के टूट हो चुका है। एक इधर है, एक उधर है। जो मेन कांग्रेस बीजेपी, वो दोनों गठबंधन के साथ है, तो लड़ाई इंटरेस्टिंग है। विचित सर, आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपको जल्दी भी जाना है, आपका जल्दी शो है आज। तो विचित सर, आपको लगता है कि जो 2 जो पार्टियां हैं, जो शिवसेना है और जो एनसीपी, जो टूट हुआ, उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी फैक्टर है, एक तो शरद पवार के लिए और दूसरा सिंपैथी फैक्टर है उद्धव ठाकरे के लिए। वो लोकसभा के चुनाव में सिंपैथी फैक्टर काम करता है? ग्राउंड पे दिखता है ये सब मोदी के सामने? सिंपैथी तो कभी भी काम कर सकती है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों तरफ 3 ही दल हैं। हाँ। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी के साथ जो 2 दल हैं वो मूल दल से टूटकर बने हैं, एनसीपी और शिवसेना से। बीजेपी का कहना है कि जो उनके साथ शिवसेना और एनसीपी है वही मूल हैं, और जो जिस पार्टी जी हाँ, माइक में है, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने कह करके उसकी पुष्टि भी कर दी है। तो चलिए, मूल उनके पास चला गया और जो मूल का बचा खुचा है ये इनके पास है। शरीर उनके पास, आत्मा किसके पास है? आत्मा तो अब जनता चार्ज उनको बताएगी, हम अभी से क्यों बताएं, क्या हम बता सकते हैं। ये इस तरह इस तरह के भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। इसमें मूल सवाल ये है कि दोनों दलों की राजनीति कैसे चल रही है। इसमें इस तरफ एक शरद पवार हैं, शरद पवार का परिवार चला गया उधर। लेकिन ये भी एक अपना लगता है जैसे कि चैनल खोल करके रखते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले पढ़ा है कि राजनाथ सिंह से इनकी बात हुई थी, और राजनाथ सिंह से बात होने को थोड़ा गंभीरता से इसलिए लिया जा सकता है कि दूसरे दल के लोग अगर बीजेपी से जुड़ते हैं तो वो बीजेपी का एक उदार दरवाज़ा है कि जिसको खोल करके आना आसान होता है बातचीत करके, या उनके जरिए बीजेपी बातचीत कर सकती है। तो पता नहीं भविष्य में वो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ कि वहाँ दुविधा बीजेपी की भी बढ़ी है। मैं देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू सुन रहा था। फडणवीस जी कह रहे थे कि हम ही पार्टी रहेंगे और हम ही जीतेंगे। हम ही माने महायुति जीतेगी, और महायुति में बीजेपी बिग ब्रदर, हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम नहीं भी बनेंगे, वो त्याग की मूर्ति बने हुए हैं। क्यों नहीं बनेंगे? सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, उसी मुख्यमंत्री के पद के लिए मुख्यमंत्री का थोड़ी हो रहा है चुनाव, वो भविष्य, वो आगे का सवाल है। लोकसभा सांसदों का हो रहा है ना, ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है। मेरा कहना ये है कि अब सांसदी का चुनाव है, तब तो ये बात कह ही सकते हैं इस वक्त में कि अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी जब 3 महीने के बाद चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, अक्टूबर नवंबर के महीने में, तब कहें तो समझ में आता है। तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि इस कहने के पीछे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आशय है। तो वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री जो जैसे हैं वैसे भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि इस तरह का बयान जब लोकसभा, जो सर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय कहने की क्या ज़रूरत है, जबकि 4 लोकसभा चुनाव बीत जाता, फिर आप लोग बड़े आराम से अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने 2023 कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी नहीं किया था। अब इसमें एक चीज़ है खाली कि क्या जो सहयोगी दल हैं उनको बनाए रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ये बात की, या दूसरे जो बचे खुचे भी एनसीपी और शिवसेना के जो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की। और इसलिए एक फेंका हुआ दाव है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के लिए कोई ऐसा नहीं है, छोटे दल को भी बना सकती है। महाराष्ट्र में बनाई ही हुई है, बिहार में चल ही रही है सरकार। तो क्या ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कौन ज़मीन पर भारी है, कौन कमज़ोर है, ये आंकना थोड़ी जल्दबाजी होगी।
क्योंकि हमें लगता है कि जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से वाकई वहाँ लड़ाई कठिन है। लेकिन ये लड़ाई बहुत कठिन और हो जाती महायुति के लिए अगर वंचित अघाड़ी के, हाँ, प्रकाश अंबेडकर अगर इनके साथ आ गए होते, जो आने की बात हो रही थी, लंबे समय तक रस्साकसी चली, उनके साथ सीटों पर मामला हो गया होता, तब आप कहते कि लड़ाई बहुत कस के है और वो लड़ाई ज़्यादा मतलब कि चौंकाने वाले नतीजे ला सकती थी। अजीत सर, सवाल आपसे ये है कि आप ग्राउंड पे रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी लोगों से बात करते हैं। इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल की बात कही जाती है। ऐसा क्या है महाराष्ट्र जो सबसे यूनिक बनाता है? महाराष्ट्र में क्यों लोग कह रहे हैं कि वहाँ टफ फाइट है? आपको ऐसा क्या नज़र आता है ग्राउंड पे? देखिए, सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हर जगह पे जो कास्ट इक्वेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहाँ पे जो है लगभग जो है 12% के आसपास दलित हैं और 12% के आसपास जो है मुसलमान हैं, और लगभग जो है 9% के आसपास आदिवासी हैं, एसटी हैं, और लगभग 36% के आसपास ओबीसी हैं, और 32% के आसपास जो है जनरल। तो जो वो 36% ओबीसी है उसमें धनगर हैं, बंजारा हैं, माली है, और भी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी जातियाँ हैं। लेकिन जो मेन जातियाँ हैं वो कुणबी, तेली, ये हैं जो विदर्भा वाला एरिया है वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक तो ये कास्ट डाउन हो गया इक्वेशन, जो कि कभी भी जो है वो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लॉयल रहा है या कुछ भी, जैसे बिहार या यूपी में इस तरह से बोला जाता है वैसे वहाँ पे हर जगह हर एरिया में, जैसे अगर पूरे महाराष्ट्र को बांटें अगर, तो एक विदर्भा का एरिया हो जाता है, एक मराठवाड़ा का एरिया हो जाता है, एक पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाता है, कोंकण का एरिया हो जाता है, एक जो मुंबई वाला इलाका है जहाँ 6 सीटें आती हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पैटर्न है जो देखा गया है हमेशा पिछले 2 इलेक्शंस में, जो 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का इलेक्शन हो, वो दोनों इलेक्शंस में जो है एनसीपी और कांग्रेस को लगभग जो है वो 15, 16, 17 ऐसे करके मतलब 30 से 34% के आसपास वोट, और लगभग जो है वो 27% के आसपास और 25 से 27% के आसपास दोनों इलेक्शंस में, मतलब 2014 का असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, और जो है 2019 का लोकसभा और असेंबली इलेक्शन हो, वो दोनों को पकड़ते हैं तो मोटे तौर पे जो है 25% कोर वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और 20 से 22% कोर वोटर जो है शिवसेना का है, और इसका जो है वो 31 से 30 से 34% के आसपास। अब है क्या कि उसमें जो है वो ब्रेक हो गया पार्टियों में जी। जो दो पार्टियां थी, जो 2 बड़ी पार्टियां थी, एनसीपी थी जिसको शरद पवार ने बनाया था, और दूसरी जो पार्टी थी वो शिवसेना थी जिसको बाल ठाकरे की पार्टी रही है, जिसको उद्धव ठाकरे चलाते थे। तो अमूमन होता क्या है कि हम लोगों के यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो पार्टी का गठन करते हैं, जो पार्टी बनाते हैं इस तरह का, लालू बना रहे हों या अखिलेश बना रहे हों, मुलायम बना रहे हों, चाहे इस तरह जिस मायावती बना रहे हो, तो उनसे उनके प्रति जो है वो व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अब ये देखना होगा, सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये होगा कि वो जो 20% के आसपास जो वोट आता था जो शिवसेना को, वो 20% वोट में से कितना ये ब्रेक करके अपने पास लाते हैं। और वहाँ पे ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें जो मुद्दे रहे हैं, जो बड़े मुद्दे रहे हैं, वो रहा है हिंदुत्व का मुद्दा, और दूसरा रहा है कि पार्टी ऑफ डिफरेंस से जो बड़ा ईमानदार पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को जो है वो 2 बार मार्केटिंग करके और जो है वो सरकार बनाई है। तो अब उसने जो है अपने उसी दोनों मुद्दों को जो है डाइल्यूट कर दिया है। अब वो जो है पार्टी ऑफ डिफरेंसेस जो है, जिसमें जो बोलती थी कि बड़ी ईमानदार पार्टी है, जिसने छगन भुजबल को, अजीत पवार को इंडिक्टेट किया, बार बार बोला कि ये करप्ट हैं, और उनको जो है वो माला पहना के और मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। तो ये बैकफायर कर गया। अब ये जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक इमोशनल इमोटिव जो है अपील कर रहे हैं बार बार जो है उद्धव ठाकरे कि मेरी पार्टी को तोड़ दिया, मेरे वो चुनाव चिन्ह को छीन लिया। तो इसको महाराष्ट्र में कैसे देखा जा रहा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि इसको कैसे देखते हैं। तो एक तो इनका जो हिंदुत्व वाला जो प्लान था, उसको एक बड़ा हिंदुत्व का खुद चेहरा जो है वो रहे हैं बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और ये लोग कितना उसमें इनरोड करते हैं उस हिंदुत्व वाले वोट बैंक में।
और कितना अपने और मोड़ते हैं उस चीज़ को। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि ये जो है ये जो बार बार जो है ईडी और सीबीआई का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ वहाँ पे, तो उसका क्या रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे जनता रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ को। और ये चीज़ें जो हुई हैं, जो पार्टियां ब्रेक हुई हैं, इसका जो मूल, जैसे देखो अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि अजीत पवार की जो पार्टी है उसके ज़्यादातर जो पश्चिमी महाराष्ट्र से आते हैं, और उन लोगों का जो है वो ज़्यादातर विधायक जो है वो एक चीनी मिल या शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनका सरकार से भी लेना देना रहता है। तो वो ज़्यादातर अब वो लोग को जो है वो एक तो जैसे उनके पास अगर अपना एक वोट बैंक होता है 30-35 हज़ार, और उसके साथ साथ जो है वो लोग और भी वोट को उससे मोबालाइज कर लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब वो लोग जो है किस तरह से, किस प्रकार से जो है इस वोट को ट्रांसफर, अपने वोट को ट्रांसफर कराते हैं कि नहीं। लेकिन मूल आइडियोलॉजिकल वोट बैंक जो है वो 30% के आसपास जो एनसीपी और कांग्रेस को मिला था, वो दूसरी चीज आप बोल रहे थे दलित के बारे में, वो जो विचित्र जी ने बोला कि वो जो प्रकाश अंबेडकर की बात, कि प्रकाश अंबेडकर होते तो कभी भी राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता है, या तो 11 हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो तो उसका अलग अलग केमिकल वो है, रिएक्शंस है। लेकिन कई सीटों पे उन्होंने पिछले इलेक्शंस में अच्छा वोट पाया था। 7 से 9 सीटों पर जो है उन्होंने जो है वोट का कट किया था, और जिससे क्या हुआ था, तो ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उन्होंने ही जो वोट बैंक को जो आया उनके पास, वो वोट जो है वो चला जाता कांग्रेस और एनसीपी के पास। तो इसको मैं दूसरे तरीके से मतलब ये बोल रहा हूँ, देखो कोई भी इलेक्शन रिसर्च या कोई भी रिसर्च करता है, या कोई रिसर्चर होता है, साइंटिस्ट होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि बार बार रिसर्च ही करता होता है तो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। तो वो देखना होगा, वो आगे पता चलेगा ये चीज कि ये कितना होता है। देखो अगर वहां पे अब रीजन वाइज बताते हैं कि वहां पे जो है जो विदर्भ का एरिया है, विदर्भ में जो है वो कुणबी एक बहुत डोमिनेंट है, और कुणबी और दलित और मुसलमान एक तरफा वोट किया है, उसकी तरफ जो संकेत मिल रहा है। अच्छा, तो जो है उसका कितना फायदा और कितना नुकसान होता है ये देखना होगा, लेकिन एक तरफा की है। और दलित वोट जो है ना, उसने एक सेक्शन जो है उसका वो प्रकाश अंबेडकर को रिजेक्ट किया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं वहाँ से। अच्छा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बार बार जो है ये चले जाते हैं वहाँ पे। दूसरा चीज संविधान वाला मामला आ गया, तो उससे जो है दलितों में जो है कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन है, तो वो वोट जो है वो कैसे ट्रीट करता है अपने आप को, वो देखना होगा। आगे ये आएगा रिजल्ट, तब उससे पता चलेगा कि वो वोट जो है वो वंचित विकास अघाड़ी को गया वो, या इंडिया ब्लॉक को चला गया। एग्जैक्टली। इंडिया ब्लॉक जो है कितना ग्राउंड लेवल पर अलाइन की है, जो शिवसेना के लोग हैं और जो एनसीपी के हैं, ये तो संकेत मिल रहे हैं कि वो जो पिछली बार जितना मिला था वोट उनको मुसलमान और दलितों का, वो वोट जो है इंडिया ब्लॉक को चला गया है, वो रिपल्स किया है, उनसे रिपल्शन हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज है अब कि मराठवाड़ा में जो है जो किसान आंदोलन हुआ मराठा को लेकर, मनोज जारंगे वाला, वो मनोज जारंगे का भी नुकसान हो रहा है। मनोज जारंगे का जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है रहे, तो उसका नुकसान हो रहा है, और वो मराठा वोट जो है कहीं नहीं अगेंस्ट में जा रहा है बीजेपी के। तीसरा रहा ओबीसी वोट बैंक अभी भी वो जो है लाइन करता है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसमें भी बड़ा अलग अलग जगहों पे अलग, जैसे कुणबी ओबीसी है लेकिन वो इस बार नहीं वोट दे रहा है उधर, क्योंकि लोग बता रहे थे कि उन्हीं के कोटे में से मराठा को एक बड़ा टिपिकल चीज है कि मराठा भी है तो 2 तरीके का मराठा है। मराठा 2 सर्टिफिकेट बना के वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ता है, वो कुणबी का अपना बना लेता है, और एक जो है अपने जो सोशल का कार्य करता है तो उसमें अपने आप को मराठा प्रोक्लेम करते हैं। तो मराठा में भी डुअल सर्टिफिकेट वाला हिसाब किताब है। अच्छा। तो वो देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे वो किस तरह से वो लोग वोट का ट्रीटमेंट करते हैं। वो ज्यादातर नॉर्थ महाराष्ट्र में, अच्छा, तो नॉर्थ महाराष्ट्र में वो लोग कैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को जब ये मालूम चला कि भाई हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है फर्स्ट फेज में विदर्भा में, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और अभी तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का युग चल रहा है तो हर तरह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रहा है। आखिरी चरण का चुनाव में तो और मैनेजमेंट बढ़ जाता है। हाँ,
तो देखना होगा कि इस चरण में कितना ये मैनेज कर पाते हैं, लेकिन स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है महाराष्ट्र में। सुमित सर, जैसा सर ने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आज बॉम्बे में दो बड़ी पॉलिटिकल पब्लिक रैली होने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे जो एनडीए के पक्ष में प्रचार करेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे होंगे। चल रहा है, अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद चल रहा है। तो ये दो बहुत पॉलिटिकल मैसेज हैं, क्योंकि बताया कि आखिरी चरण है, इसके बाद महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, और खासकर बॉम्बे के रीजन में वोट होने वाला है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब कैपिटल है, हमारे देश की इकोनॉमिक कैपिटल है। आपको लगता है कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर जो, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट देश को चलाते हैं, मतलब उनका बड़ा योगदान है देश में, तो एक दो माहौल है, एक तरफ राहुल गांधी का बयान होता है, एक तरफ भाजपा होती है। आपको क्या लगता है बॉम्बे के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक तरफ सीबीआई ईडी का प्रेशर भी है और दूसरी तरफ उस टाइप के, उस माहौल में वो किस तरफ वोट कर सकते हैं, उनकी क्या सोच होगी इसको चुनाव को लेकर? बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे ख्याल से गिने चुने होंगे। बॉम्बे की जो आबादी है उसका 0.00001% भी नहीं होंगे, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट कितना वोट करने आते हैं हमारा आपको पता है, तो उस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। मामला है दोनों पक्षों के बीच स्थिति क्या दिखाई दे रही है। बॉम्बे का चुनाव है, बम्बई जो है मेरे ख्याल से 6-7 सीटें बम्बई शहर में, एक ठाणे के मिला 7 हो जाती हैं। थाने में 3 सीटें, हाँ, और इधर 9 सीटें हो गई। 9 सीटें हो गई। रीजन में मिला ले तो 6 मुंबई के और 4 कल्याण, थाने, और 10 सीटें, पालघर हो गए, 10 सीटें अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। हाँ। पालघर। तो इस वक्त में जब हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं कि सबसे कठिन चुनाव कहीं का अगर गेस करना है, क्योंकि हम लोग इतिहास के बिना पर गेस करते हैं, देयर इज नो इतिहास हियर, क्योंकि जो पार्टियां थी उनका इतिहास ही समाप्त हो गया, कि जो पार्टी जैसी थी वो टूट गई है। और जैसे कि विचित्र जी ने कहा, मुझे जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है कि सिंपैथी भले ही उद्धव ठाकरे के लिए हो, सिंपैथी भले ही शरद पवार के लिए हो, पर सिंबल किसके पास है? आपको ईवीएम में सिंबल दिखाई देता है, सिंबल में आपको मशाल है कि आपका अस्थिर का मान है, घड़ी है, या उसके जो भी अब नया मिल गया शरद पवार को क्या मिला है, तुरई क्या है, ये आप कितना प्रोपोगेट कर पाए हैं? आपको चुनाव के 1 महीने पहले सिंबल मिला है, खासकर एनसीपी को, शिवसेना को तो, उद्धव ठाकरे को तो तब भी कुछ महीने पहले मिल गया था, लेकिन आप कितना प्रोपोगेट कर पाए हैं? और मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे कथित तौर पर, या हम मान सकते हैं कि बाकी की जो सीटें हैं महाराष्ट्र की, उनसे अधिक पढ़े लिखे और समझदार लोग मुंबई में रहते होंगे, तो क्या मुंबई के लोगों को सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिंबल की बात, हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव डालने बड़ी संख्या में ऐसा तबका जाता है जो अशिक्षित माना जाता है, जो समाज में वंचित माना जाता है, समाज में पिछड़ा माना जाता है। उसके पास क्या होमवर्क किया गया है इन नई पार्टियों के द्वारा? क्या उन्होंने उस कैपिटलाइज करने के लिए काम किया है कि नहीं किया है? मुझे नहीं पता, ग्राउंड पे रिपोर्ट आपने किसने क्या देखा होगा वो बेहतर बता सकता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 1 साल 1.5 साल में, तो जो पार्टी को टूटने को लेकर जितनी बहस चली, चाहे पार्टी के भीतर 2 टुकड़े होने पर, फिर विधानसभा के भीतर, फिर चुनाव आयोग के भीतर, वो पूरी की पूरी लड़ाई इसी बात को लेकर थी कि नाम और सिंबल जो है वो हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग को पता था कि नाम और सिंबल निकला तो जो ज़मीन तैयार की गई थी पिछले 30 सालों की, 40 सालों की, चाहे बाला साहब ने तैयार की हो, चाहे शरद पवार ने तैयार की हो, वो चली जाएगी, और वो चली गई। तो ये उनके भी परीक्षा है, ये शरद पवार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है कि क्योंकि वो तो है इसको झेलने के लिए, बाला साहब तो है नहीं, चले गए इस दुनिया से। तो ये अगर इसके बावजूद भी उनकी पार्टी अच्छा नहीं कर पाती है, या ये इस सिनेरियो को सोचिए, बारामती में अगर भाभी ने हरा दिया ननद को, तब क्या होगा? शरद पवार का राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अपनी सीट अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। शरद पवार जो उम्र की है, मेरे ख्याल से 85-80 साल की उम्र हो रही है उनकी। तो ये इतनी बड़ी उठापटक हुई है ना, इसको हमारे और आपको बैठ के यहाँ गैस कर पाना नामुमकिन है। हम वैसे ही नहीं कर पाते हैं, अजीत जी को माफ़ कर देते हैं, ये लोग कर लेते हैं, पर हम पत्रकारों को तो गैस करना ही नहीं चाहिए। और जब इसका इतिहास ही ना हो, किसके बेसिस पर तय करें? हमने जब पिच देखी नहीं, हमको अगर इंडिया को खेलना है अमेरिका से वर्ल्ड कप में, अब अमेरिका टीम में कौन है जानते हैं क्या आप? उसमें 10 खिलाड़ी तो इंडियन हैं, 3 तो बिहारी हैं, 4 यूपी के हैं, 5 बम्बई के हैं। उनको किसने देखा है? तो अब कैसे खेलोगे मैच? कितने वीडियो देख लोगे उनके? आप कहाँ देखोगे? उनकी जानकारी कहाँ से लेके आओगे? तो ऐसे में भारी कन्फ्यूजन है, और ऊपर से नाराजगियाँ,
इसने चुनाव छोड़ दिया, उसने पार्टी छोड़ दी, संजय निरुपम छोड़ के चले गए, मिलिंद देवड़ा वहाँ चले गए, अशोक चौहान वहाँ चले गए, तो इनका एक ब्लॉक तो होगा ना 100, 500, 1000, 2000, 5000 वोटों का, वो गया कि नहीं गया? तो महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा, अगर मैं शुद्ध हिंदी और देसी भाषा में बोलूँ, इतना रायता फैला हुआ है कि मेरे बस में तो नहीं है गैस करना। एक चीज, एक नहीं, मैं आप पाइलअप करिए, लेकिन इनकी जो बात सुमित सर ने कही वो मैं, हाँ उसी पे ट्विटर पे मैं, एक पत्रकार हैं उन्होंने लिखा कि वो वोट देने गए, इधर बारामती की इलेक्शन था तब की बात है, उन्होंने कहा कि मैं वोट देने गया, एक बुजुर्ग 70-75 साल की महिला थी, वोट दे के बाहर आई, तो मैंने पूछा काकी किसको वोट किया, तो काकी बोली कि शरद पवार, तो बोले किस पे बटन दबाई, बोले घड़ी, तो बोले काकी घड़ी तो अब रहा नहीं, अब तो उनका तुर्रा हो गया, जो भी है तुरई, बोले अच्छा हमें तो पता ही नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा इलेक्टोरल हिस्ट्री जानेंगे ना, तो कांग्रेस का सिंबल हाथ चाप का हाँ। दायर और बछड़ा हुआ करता था, मेरे ख्याल से 1980 में बदला था। हाँ, सोशल मीडिया का युग नहीं था, बिल्कुल। और उस ट्रांजिशन इतना स्मूथ हुआ। लेकिन वो फिर गाय बछड़ा बदला तो किसको गया, किसी को मिला था? लेकिन यहाँ तो क्या है कि वो पार्टी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना सर। लेकिन अब सोचिए ना, 1980 का इंडिया जी। और 2024 का इंडिया बहुत बदला हुआ है। लिटरेसी रेट हो, सोशल मीडिया हो, मीडिया एक्सपोजर हो, इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा कि किसका कौन सा सिंबल है, इसको आइडेंटिफाई करने में एकदम से तकलीफ नहीं होगी। तो इसके चलते बाद में ये लोग जस्टिफाई कर ले कि मेरा सिंबल छीन लिया गया, और उसके चलते मेरे हिसाब से कैडर बेस्ड पार्टी है, कम से कम शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है, और एनसीपी और कांग्रेस का नेटवर्क है। अच्छा। तो ऐसे में आप नेटवर्क के जरिए अगर वोटर को नहीं बता पा रहे हैं कि मेरा सिंबल बदल गया और ये सिंबल है, तो ये लगता है कि कैडर का फेलियर है। ये आई हम्बली डिसएग्री विद यू। काडर कहाँ बचा सर? कांग्रेस पार्टी और एनसीपी तो खत्म हो गई। एनसीपी का जो मेन लोग थे वो सब तो अब दूसरी तरफ है, अजीत दादा के पास है। उसी में हम उसी का दूसरा पॉइंट है, दो तीन पॉइंट और जैसे सॉरी, फिर एक बात, अभी एग्जांपल देके अश्विनी ने कहा कि वो महिला वोट देकर निकली और उसी ने कह दिया कि शरद पवार को दिया, और लेकिन उस पर घड़ी पे दबा दिया। एक्सेप्शन को हम लोग रूल बना लें। नहीं, रूल नहीं बना रहे, पर आप जो कह रहे हो तो उसका भी एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे ना। आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए कम से कम। मेरे पास एग्जांपल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सेप्शन होगा, ये रूल नहीं हो सकता। चलिए। हाँ। दूसरा, आपने फाइनेंशियल कैपिटल की बात की, जी, बॉम्बे है, हाँ। लेकिन ये महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से बॉलीवुड से ज्यादा प्रभावित है। अब हम लोग 80s 90s में सही जो बोल, बिल्कुल डील ठीक। देखते थे जी। कि यहाँ बेटर डील मिल गया, चलो पूरा पार्टी चले जाते हैं, इसे मिले तोड़ देते हैं, उसमें एग्जैक्टली मतलब बॉलीवुड वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स का अगर कोई शानदार एग्जाम्पल है तो वो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स है। लेकिन ये रैंडम नहीं है, इसको समझने के लिए जैसे इन्होंने चर्चा की कोऑपरेटिव, तो हाँ, स्कूल और कोऑपरेटिव बहुत है, ये सही बात है। एजुकेशन और हाँ। शुगर कोऑपरेटिव हाँ। बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। जी। अब इसमें क्या हुआ, एजुकेशन में बहुत सारा कंपटीशन हो गया। पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक, हम बिहार से भी किसी लड़की को जाना होता था, या तो महाराष्ट्र जाता था या कर्नाटक जाता था। रमैया नाम सुनते तो उसमें बड़ा फेमस हुआ था। तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन जो हैं, हाँ। या तो वो ओन करते थे किसी शुगर कोऑपरेटिव को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एजुकेशन में कंपटीशन आ गया दूसरे स्टेट से। शुगर सेक्टर जो है, तो बाकी सब में जगह लिबरलाइजेशन आ गया इंडिया में, शुगर सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। सही बात है। और हमको जब से होश है तब से हमको यही पता चला है कि शुगर सेक्टर, शुगर कोऑपरेटिव मरने के कगार पे। हमको होश होगा, मेरी बड़ी उम्र हो गई है, तो उस हिसाब से शुगर सेक्टर कभी उभरा ही नहीं क्राइसिस से। हाँ। उसके चलते वहाँ का जो पॉलिटिशियन का कमाई और पॉलिटिशियन को एक नेटवर्क बनाने का जो मौका मिलता था, प्रॉफिटेबल नेटवर्क, क्लाइंट के साथ प्रॉफिटेबल नेटवर्क बनाने का, वो अंडरलाइन थीम चला गया। तो इसीलिए हम जो फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, उसके पीछे का इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है उसका रिफ्लेक्शन है। उसके बाद हम और क्या बोलना था, बोलिए।
नहीं, बॉलीवुड वाला जो एग्जाम्पल है, बॉलीवुड और आप उसको बिजनेस को कर रहे थे, उसका थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ, उसका मतलब एग्जाम्पल के साथ अगर वैसा कुछ। आप देखिएगा OTT में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बॉम्बे और महाराष्ट्र के खाने मिल जाएगा। उसमें एकदम से होता है क्या कि अचानक सरकार चल रही है और 20 MLA ने डिसाइड किया कि अब हमको इसके साथ नहीं रहना है, किसी और के साथ रहना है। महाराष्ट्र में यही हो रहा है ना। सही बात। कि अब शिवसेना टूट गया, अनथिंकेबल था। एनसीपी शरद पवार ने बनाया, उनके भतीजे ने बगावत कर दी और उनके सबसे खास लेफ्टिनेंट हुआ करते प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने बगावत कर दी। तो ये सब हम वही बताएं कि पूरी तरह से बॉलीवुड इंस्पायर्ड हो रहा है और पीछे में इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है वहाँ का, महाराष्ट्र का, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है पुर्णेंदु जी, महाराष्ट्र के जो रीजन है ना, वो रीजन अलग अलग अपने हिसाब से वोट करते हैं। विदर्भ चले जाएं तो अलग ही वोटिंग पैटर्न है, अलग ही पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन बॉम्बे आ जाइए तो वहाँ शिवसेना का प्रभुत्व है, शिवसेना और बीजेपी है। तो अलग अलग रीजन, लेकिन वोटिंग पैटर्न अलग है। ये क्या हर स्टेट में ऐसा ही है या आपको महाराष्ट्र में कुछ यूनिकनेस लगती है इस बार में? महाराष्ट्र में नो डाउट यूनिक है, क्योंकि विदर्भा टाइम पे बहुत ही कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड रहा है। हाँ। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ से आते रहे। हाँ। भले ही जैसे नागपुर आप देखें कि वो संघ मुख्यालय है, हाँ, लेकिन नागपुर में कांग्रेस जीतता रहा है हमें। तो कांग्रेस हाँ। जीत, वो गडकरी साहब ठीक है 2 बार से जीत रहे हैं, सही बात है। तो नागपुर भी उनके लिए कभी सेफ नहीं रहा। हाँ। और कांग्रेस का एक अच्छा होल्ड रहा है। आप जैसे कांग्रेस की टूटी पार्टी एनसीपी है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर उसका होल्ड है। अभी जो शुगर बोर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखिए 2 बार से कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन एनसीपी अपना होल्ड बचा के रख रही है। वो 4-5 सीटें उसकी वो आती हैं नाम से, क्योंकि कांग्रेस तो कितना 1 सीट पाई 19 में, 14 में सिर्फ 2 सीटें। हाँ। मुंबई का अपना एक कैरेक्टर है कि मुंबई वन साइड वोट करता है। मतलब वो बीच में वेस्टर्न में आप पाएंगे वहाँ फाइट होगी, मतलब क्योंकि एनसीपी की वो भी फाइट होती है एनसीपी की वजह से, क्योंकि एनसीपी अपना एक होल्ड बचा के रखती है। वो शरद पवार जी का जो भी आप कहिए उनका अपना है, वो बहुत, अगर वो ऊपर नहीं जाते तो बहुत नीचे भी नहीं जाते। उनका बेस लेवल एक बना के उन्होंने रखा है। कांग्रेस क्या है, बहुत अच्छा भी कर जाएगी और कभी कभी बहुत खराब भी कर जाती है, लेकिन शरद पवार जी ऐसे हैं कि उन्होंने अपना एक बेंचमार्क बना के रखा है, उसके वो नीचे नहीं आते हैं। तो इसीलिए वो आपको 4-5 सांसद उनका मिलेगा। कांग्रेस तो 1 पे भी चली गई, जबकि कितने बड़े बड़े नेता उसके वहाँ से रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और जैसा बताया मुंबई वाला रीजन जो जैसे 10 सीटें, अगर वो 6 मुंबई सिटी की और 4 उसके पास वाले हम मिला लें तो 14-19 में तो क्लीन स्वीप किया है बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर, 10-0 है। लेकिन वैसा ही उसके पहले 2009 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलके किया हुआ था वहाँ पे। मतलब वहाँ अपर हैंड कांग्रेस का रहता, ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस लड़ती है। जैसे 10 सीटें तो 7 पे कांग्रेस लड़ती है और बची 3 पे एनसीपी। इस बार के गठबंधन, हाँ जैसे इस बार के गठबंधन में शिवसेना यूबीटी जो है वो 10 में 7 वो लड़ रही है और कांग्रेस 2 पे और 1 उस पे, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उस 10 में 5 पर शिवसेना के दोनों फैक्शन एक दूसरे के आमने सामने हैं और बड़े ही कद्दावर नेता हैं। उसका कारण है कि बॉम्बे में बीजेपी की भी जो जीत होती थी मोस्टली बिकॉज ऑफ शिवसेना कैडर, बहुत स्ट्रॉन्ग है शिवसेना का। अब उसमें स्प्लिट हो गया है, तो उसका मतलब क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो एक फैक्टर जो है वो सिंपैथी वाला किधर होगा, क्योंकि ये बात भी सही है कि जो बहुत सारे लोग, ये जो चीज़ें आई हैं सामने, ये मीडिया में भी लगातार रिपोर्ट्स हुई कि बहुत सारे जो दल बदल हुआ है उनमें किसी न किसी तरह के बहुत सारे आरोप थे, चाहे वो अजीत पवार हो या प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामला हो या बहुत सारे विधायक जो शिंदे गुट के साथ टूट करके आए, उनमें से भी कई के खिलाफ आरोप चल रहे हैं। तो उम्मीदवार उन्होंने खुद कहा कि मुझे बोला गया था पार्टी छोड़ दो, नहीं तो ईडी से पीछे पड़ेंगे। हाँ। तो अब सवाल है कि जनता उसको किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या एक मोरालिटी एक ग्राउंड है क्या? और दूसरी बात आप पाएंगे कि जो लेगेसी ट्रांसफ़र होती है हमारे जो हिंदुस्तान में है कि जो आपके बेटे को ट्रांसफ़र करने का ज़्यादा एक वो है, तब उसमें सवाल है जैसे भाई राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी बनाई लेकिन शिवसेना का वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जबकि वो अगर बाल ठाकरे का कोई अक्स नज़र आएगा आपको, उनकी बोलने का अंदाज या उनका फायर ब्रांड वाली इमेज, वो उद्धव में नहीं थी, वो राज ठाकरे में थी। लेकिन वो राज ठाकरे, मतलब ठीक है बाल ठाकरे जब तक थे उनके जाने के बाद भी उद्धव का और वो होना चाहिए था कि भाई अब तो बाला साहब ठाकरे भी नहीं है तो शिफ्ट हो जाता उनकी तरफ, लेकिन नहीं हुआ। पहले ही हाँ। बाल ठाकरे जब थे ही उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट उद्धव को बना दिया, लेकिन जब हाँ सिग्नल दे दिया
तो अब सवाल है कि भाई उन्होंने अगर सिग्नल दे दिया कि उद्धव ही हैं हमारे वारिस, तो अब सवाल है कि क्या भाई अगर उन्होंने अपने बेटे को तब बनाया था, अब तो शिंदे साहब टूट करके क्या वो शिवसेना का वोट उनकी तरफ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सिंपैथी उद्धव के साथ रहेगी, क्योंकि पार्टी तोड़ना और एक पार्टी को तोड़ना, वो सीएम थे ऐसे अचानक से रातों रात तख्ता पलट कर देना और फिर अजीत पवार का अपने चाचा को वो करना, तो एक तरह से जनता के बीच में एक उसको माना जाए कि एक तरह के धोखा देने वाली बात है। तो सिंपैथी के चांसेस शरद पवार या उद्धव ठाकरे के प्रति ज़्यादा होंगे। अब इनको ये बचा कौन सकता है? बचा सकता है एक मोदी फैक्टर, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें CSGS की एक स्टडी वो बताती है कि जो एनडीए के एलाइज को 1/4 वोट सिर्फ मोदी के नाम पे मिले थे। अगर मोदी नहीं पीएम कैंडिडेट होते तो शायद वो वोट उनको नहीं मिलते। तो वो जो मोदी प्रीमियम था वो कैसे इम्पैक्ट करेगा? अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि मोदी का जो इम्पैक्ट था वो 10 साल में धीरे धीरे वो उसमें 14 और 19 वाली जो बात थी वो 24 में वो नहीं है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि क्या जो बीजेपी के नाम पर वोट जो करता था या मोदी के नाम पर, क्या वो अजीत पवार के प्रत्याशियों को वैसा करेगा? शिंदे को तो शायद वो फिर भी करेगा, क्योंकि एक तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिलती है। लेकिन क्या एनसीपी, इसीलिए आप पाएंगे कि एनसीपी को उस अनुपात में टिकट नहीं मिले हैं। मुझे लगता है इनकी एक इंटरनल डील होगी कि भी ठीक है लोकसभा में हम, क्योंकि सिर्फ मुझे याद पड़ रहा है शायद 4 ही टिकट एनसीपी को मिला है, जबकि उनके विधायक शिंदे से बहुत कम नहीं है। हो सकता है उनकी डील हो कि विधानसभा में आप हमें ज़्यादा देंगे, तो वो एक चीज़ है। अब इसमें देखिए कि इसमें शिवसेना, जबकि जो इंडिया अलायंस है उसमें उद्धव गुट को ज़्यादा टिकट मिला है, उनकी ज़्यादा चली है, टिकट भी उनको ज़्यादा मिला है। उनको शायद 23 टिकट उनको है, कांग्रेस को 15 और एनसीपी ने वहाँ कम लिया है। लेकिन विधानसभा में वैसा होगा वो एक कहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि एनसीपी हो सकता है विधानसभा में, जो लोकसभा में उसका वो रेशियो हो जाएगा अभी जो है वो बेंचमार्क हो जाएगा। इसमें कैसा परफॉर्मेंस, strike रहता है। वो परफॉर्मेंस रहता है। तो वो एक चीज़ वो देखने वाली है कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। और ये बात सही है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्टर चलते हैं, मनी फैक्टर भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी वहाँ पे गए हैं, मैंने भी 2000 में, वैसे तो 2009 में गया था, लेकिन उस समय भी वहाँ विदर्भा के इलाके में जो वहाँ के 10-12 ज़िले हैं उनमें काफ़ी ट्रैवल किया था मैंने, पाया मनी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मतलब मेरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर विधायक को भी वो फंडिंग नहीं मिलती जो वहाँ पे एक कॉरपोरेटर को मिलती है, और पैसा वहाँ बोलता है। आप कोई भी चुनाव, मुझे याद पड़ रहा है एक पत्रकार मुझे वहाँ बता रहा था कि उस समय 2009 के चुनाव में था चर्चा कि प्रफुल्ल पटेल की जो सीट थी उसमें बताया जा रहा था आमतौर पे कि उन्होंने शायद 25 करोड़ रुपए उस ज़माने में खर्च किए थे, ऐसा एक पत्रकार का दावा था, वहाँ के स्थानीय पत्रकार का। तो बड़े व्यवसायी भी हैं प्रफुल्ल पटेल साहब। तो अब वो 25 करोड़ का आंकड़ा, वो भी उस क्षेत्र में, आप सोचिए मुंबई में और दूसरे जो बहुत ही वो हैं बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे, जहाँ पे, तो वहाँ किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो ये फैक्टर भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा। लास्ट मोमेंट पे ये फैक्टर जो इलेक्शन इंजीनियरिंग में ये बहुत काम आते हैं, और महाराष्ट्र में मनी फैक्टर का एक रोल होता है। मैं बस छोटी सी चीज़ अजीत जी से पूछना चाह रहा था, जो ये नेताओं का यहाँ से वहाँ पाला बदलना हुआ है, महाराष्ट्र की स्पेसिफिक बात, अशोक चौहान का चले जाना, मिलिंद देवड़ा का चले जाना, अजीत पवार का चले जाना, और भी वो तमाम नाम है, ये कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं ज़मीन पे? क्योंकि मैंने ये सुना यहाँ पर दिल्ली में जो मराठी पत्रकार मित्र हैं, प्रेस क्लब वगैरह में मिलते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते रहते हैं, कि अजीत पवार के आने से बीजेपी का जो मूल काडर है उस इलाके का, पुणे बारामती का, जहाँ पे जो बीजेपी के कोर लोग थे, उनमें बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है कि भाई एक ऐसा आदमी जिसको हम पिछले 30 साल से बोलते रहे कि ये करप्ट आदमी है, इसकी प्रैक्टिस को हमको अवॉइड करना है, उसी हमारे साथ आ गया। अब हमको उसके लिए प्रचार करना है, अब हमको उसके लिए जाके वोट मांगना है। ये वोटिंग के पहले की बात है, जब वोटिंग बारामती में नहीं हुई थी। ये पत्रकारों की राय थी। आप बताइए। देखिए, ये 100% ये करेक्ट है। मैं बारामती भी गया था, तो बारामती में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था बहुत सारे मतदाताओं का। जैसे इन्होंने एक केस लाया कि भाई उसको सिंबल नहीं पता था, और दूसरा केस मेरा ये है कि मैं 2 व्यक्तियों से बातचीत किया बारामती में ही। वो बोल रहे थे कि इस उम्र में कैंसर से लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी ये, अगर उनको लड़का होता तो क्या ये करते क्या ऐसा? तो ये सिंपैथी ही रिफ्लेक्शंस था ना इसका। उसके बाद फिर विदर्भा में भी, या मैं विदर्भा वाले भी इलाके में भी गया था, जब
पहले फर्स्ट फेज में, उस पीरियड में भी ऐसा ही सिंपैथी मुझे वो आ रहा था। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये आम जनता का बात बता रहा हूँ आपको, जो ये बोल रहे थे कि ये अब एक दिन पहले जो कैडर कितना डेमोरलाइज होता है कि कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस का नेता रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, उसको आप लाते हैं रातों रात, उसको पार्टी का टिकट देते हैं और वो जो है वो राज्यसभा का मेंबर हो जाता है। तो क्या जनता चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन का? हो सकता है कि 60-40 हो सकता है कि 80-20 हो जाए। ये आप इन फेवर ऑफ इंडिया, इन फेवर ऑफ इंडिया, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप कि ये भी हो सकता है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो वोट देती है। और सही बात बोला है मयंक सर ने भी बताया कि जो जिस तरह का एरा है हम लोग जिसमें हैं, वहाँ पे सिंबल के लिए लोग कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत कम मतदाता होंगे, 5%, 4%, 2% ऐसे होंगे। बड़ा हो गया, दो नहीं कन्फ्यूज़न, हाँ मतलब कि मोटे तौर पे 1-2% ऐसे होंगे मतदाता जिनके, हाँ 500, मतलब एक ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 1-2% के आसपास बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो या कुछ हो इस तरह का, लेकिन अब तो ये चीज़ें पता चल जाता है ना। अब वो सिंबल लगा के मीटिंग कर रहे हैं, जो उनके कैडर्स के लोग हैं वो जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत रही है मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, जितना मजबूत आज के डेट में हो गई है, या जितना मजबूत वो वहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान में है, वैसी मजबूती उसकी नहीं है। उसके पास बहुत ज़्यादा बोरो प्लेयर हैं, वो अपने से खुद नहीं खेल रही है। उसके पास ज़्यादातर जो है वो एनसीपी से आए हुए, कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। और अभी भी जो है जो ज़्यादातर ये देखा गया है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है आम जनता का, वो जो पार्टी बनाता है उसके साथ होता है। तो आप उसी चीज़ को देखिएगा ना। और ये रिफ्लेक्शंस है, वो सेंटिमेंट एक है लोगों के बीच में। और जो इनका पूरा जो ये पार्टी को अपने एक्सपेंड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का एक्सपेंशन कर रही थी। एक्सपेंशन करने में बहुत सारे ऐसे चीज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं, जो कि उसका बैकफायर करने की पूरी संभावनाएं हैं। मुंबई में प्रॉपर जो है 6 सीटें हैं, 6 की 6 ही सीटें जाती है, लेकिन 2 सीटें अभी भी आप जब अपने पत्रकार मित्रों से बात करेंगे तो बोलेंगे कि वहाँ कांटे का टक्कर है और वो जो है शिवसेना जीतेगी। कौन सी सीट है? साउथ वाली जो सीट है अरविंद सावंत की, और एक सीट है, और खुद जो है वो जो गायकवाड़ लड़ रही है वर्षा, हाँ वो उसके बारे में भी है, क्योंकि वहाँ पे पूनम महाजन का बहुत ज़्यादा वो था, उज्ज्वल निगम को दिया कि हिंदू मुस्लिम करें। लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा है वहाँ पे अभी। तो हालांकि सारे सिलेंडर्स को जो है वो करेंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास करेगी, पूरी भागीरथ प्रयास करेगी। लेकिन अभी भी ऐसा मुझे ये लगता है कि वहाँ 60-40 का मामला है या 80-20 का मामला है, और ऐसा होगा क्योंकि वहाँ पे जो है ना इन लोगों ने जो है वो पार्टी को ब्रेक किया, जो आम पब्लिक को अच्छा नहीं लगा है, जो परसेप्शन गलत गया है। हाँ, आम जनता लड़ रही है चुनाव, अगर आम जनता सही मायने में अगर चुनाव लड़ रही है, इलेक्टोरल प्रोसेस में है। हालांकि देखिए भारत का जो इलेक्टोरल जो पूरा वो है, उसमें कास्ट डायनेमिक्स जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, सोशल डायनेमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो पूर्णेंदु जी बोल रहे थे कि वो वहाँ पे जो है वो होता है, क्या नाम है, मनी भी प्ले करता है। तो मनी का प्ले दोनों तरफ से होता है ना, दोनों जगहों पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पैसे वाले हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं लंबे समय से। तो ऐसा है, सिंपैथी शरद पवार के साथ भी है आंशिक रूप से, उनके मराठवाड़ा वाले और ये पश्चिमी महाराष्ट्र में, और पूरे पैन महाराष्ट्र में जो है एक सिंपैथी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है उद्धव ठाकरे के लिए भी। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो फैक्टर कितना काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा, जो 2019 में जब प्रचंड लहर चल रही थी राष्ट्रवाद की, उससे भी बड़ा कोई लहर आएगा क्या महाराष्ट्र में? अब उससे भी बड़ा मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस प्रचंड लहर के बाद जो है अब कोई भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा ट्रैक्शन मिलने वाला है, जिससे कि जो देखिए बीजेपी या सरकार के जो समर्थक है उनका दावा है कि एक लाभार्थी वोट बैंक है, जो जिसको फ्री राशन मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं में उनको लाभ मिल रहा है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसी बहुत सारे घर मिला है सबको। तो वो वोट बैंक, वो सेकुलर वोट बैंक है, वो अलग हट करके वोट कर रहा है। उनका कहना है, उनके समर्थकों का, कि महिला जो विमेन कॉन्स्टिट्यूंट एक अलग कॉन्स्टिट्यूंट के तौर पर डेवलप हुई है, महिलाएं जो है वो नॉर्मल कास्ट कॉम्बिनेशन और दूसरे तरीके से वोट कर रही हैं। तो क्या अगर ये दूसरे राज्यों में इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि महाराष्ट्र में इम्पैक्ट नहीं करेगा?
देखिए महाराष्ट्र में ऑल टुगेदर डिफरेंट हुआ ना, इन्होंने अपने ही आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज किया है ना। जो जिस जिस पिछले 10 वर्षों से इन्होंने छगन भुजबल को और एनसीपी के बड़े बड़े नेता को अजीत पवार को बोला कि ये करप्ट पार्टी है, ये नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है, और उसी करप्ट पार्टी को जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला, वो उस समय कौन था जो लोग जिसके अगेंस्ट में आप अच्छे हैं, ये अगर खराब हैं तो, अगर ये अगर अच्छे हैं तभी तो है ना। तो जिन लोगों को उन्होंने खराब बताया उसको तो अपने पाले में ले लिया ना। लेकिन सर क्या वो महिला जिसको राशन मिल रहा है या ये वो परिवार राशन मिल रहा है, क्या उसको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? उसको तो देखिए ये शुरू से ही देखिए ये आज से महिलाओं को राशन नहीं मिल रहा है, ये शुरू से उसको एम्प्लीफाई किया है मोदी ने। ठीक है, पहले भी इंदिरा आवास हुआ करता था, उसको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनाया। उस पिछले भी शो में मैंने पूरा इस पर डिस्कस किया था और बताया था, एक्सपेंशन किया है उसका, एक्सपेंशन किया है। उसके साथ साथ इनके जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, वो बड़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बोलते हैं इन सब चीज़ों को, कि ये उनके भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में काम करते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल तरीके से सोचिए तो ठीक है, ये होता है। जो लाभार्थी लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि जो मिल रहा है ये सरकार के द्वारा मिल रहा है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमको मिलेगा, ये सिर्फ मोदी के रहने पर नहीं मिल रहा है, दूसरी भी सरकार आएगी तो मिलेगा। अब उसको किस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस करती है, ये उनका तरीका है। अगर जो भी लाभार्थी हैं, जैसे मिलता था पहले भी तो लाभ मिला ही है। उत्तर प्रदेश में 22 सीटें जीत गई 2009 में कांग्रेस, ठीक है। उस समय भी कर्जा माफ हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी अखिलेश के द्वारा और दूसरी पार्टियों के, मायावती के द्वारा। तो क्या उस समय में जो है वो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि वो उनकी योजनाओं को छोड़ के इधर चले आए थे? जब जाना होगा और आना होगा तो कहीं भी चले जाएंगे। अभी जो है इस इलेक्शन में हर स्टेट्स के इलेक्शन, पिछला इलेक्शन 2019 का, हर बार जो है सुमित सर भी बोलते हैं और हम भी उनसे एग्री करते हैं कि हर इलेक्शन यूनिक होता है, उसका रिजल्ट भी यूनिक आता है। ठीक है, तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हर इलेक्शन यूनिक होता है और उसका रिजल्ट भी यूनिक आता है। तो ये भी रिजल्ट का यूनिक रिजल्ट आएगा। हर स्टेट अलग अलग तरीके से जो है वो ट्रीट करेगा, वोटर्स उसके अलग अलग तरीके के पैटर्न से करेंगे। लाभार्थी योजना है वो उसका प्राण वायु है, मान रहे हैं हम इस चीज़ को कि हर जगह पे वो ज़्यादा काम कर रहा है और प्रदेशों में, लेकिन वहाँ पे उतना देखने को वहाँ का सेंटिमेंट ज़्यादा हुआ। जो इन्होंने किया उससे नाराज़गी है आम जनता के बीच में, तो जनता चुनाव लड़ रही है और उसका कठिन, अगर बहुत कंजर्वेटिव भी होंगे तो हम बोलेंगे कि 51-49, लेकिन उससे नीचे वही लास्ट कमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि समाप्ति कर रहे हैं। एक बात जो सब कह रहे हैं, हमने भी बहुत सुना है कि भाई पार्टी भाजपा ने तोड़ी। क्या पार्टी सिंधे और अजित पवार ने नहीं तोड़ी, भाजपा ने तोड़ी? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये लोग विलिंग नहीं होते तो भाजपा नहीं करती। नहीं, ये विलिंगनेस था, इसलिए दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। परिवारवाद तो वो तरीके से खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो नहीं, दोनों तरफ से म्यूचुअल हुआ होगा, दोनों की सहमति से हुआ है। अब कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते। लाभार्थी पे हम बोलना चाह रहे थे कि लाभार्थी का इम्पैक्ट हर स्टेट में अलग अलग होगा। अब जैसे देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी का इम्पैक्ट होगा वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। ये सब डेवलपिंग स्टेट है, महाराष्ट्र डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ 5 किलो राशन बिग डील नहीं है। तो इसीलिए वो वहाँ एस्पिरेशनल चीज़ खोज रहे हैं लोग, और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का लिमिटेड अपील रहा है महाराष्ट्र में। शिवसेना मोस्टली अर्बन पार्टी, कुछ अर्बन पॉकेट्स में थी। शिवसेना का तो बड़ा एग्रेसिव हिंदुत्व रहा है ना, बीजेपी का अभी जो है वो शिवसेना का बहुत पहले से है, लेकिन शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी कभी नहीं रही महाराष्ट्र में। हाँ, बीजेपी अभी नंबर 1 है, लेकिन बीजेपी का भी वोट शेयर 30% से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है। तो हिंदुत्व का अपील, हाँ, महाराष्ट्र का एक इलाका भिवंडी वाला जो है ना, वो है बस। बाकी महाराष्ट्र में हिंदुत्व का अब राइट्स होते होंगे, जैसे मुंबई में भयानक राइट्स हुआ था 93 में, बहुत सारे उसमें बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारा चर्चा भी हुआ। लेकिन मुंबई में हिस्ट्री रही है, लेकिन इलेक्टोरल डिविडेंड इसके नाम पे हिस्ट्री नहीं है कि महाराष्ट्र में मिलता रहा हो। हाँ, तो इसलिए लिमिटेड अपील है इसका महाराष्ट्र में। नहीं सर, मुंबई वाले रीजन में जो है वो हिंदुत्व का है फैक्टर, क्योंकि मुस्लिम वहाँ पर हैं और वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है और लघु भारत है।
तो वहाँ पे जो वहाँ के रिजल्ट्स जो आएंगे वो समस्त भारत को प्रभावित करेंगे। जैसे दिल्ली के 7 सीट और मुंबई के जो 6 सीट हैं, अगर उसमें जोड़ दीजिए थाने का भी, अगर 9 सीटें, तो वहाँ पे जो है वो लघु भारत है। वहाँ पे हर जगह के साउथ इंडियन भी हैं, नॉर्थ इंडियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। हाँ, मैं आपके बात से डिसएग्री नहीं हो रहा हूँ। मैं बिहार और यूपी वाले ने इंश्योर किया है कि इंडिया के जितने अर्बन सेंटर हैं सब कॉस्मोपॉलिटन इंडिया में, सब जगह माइग्रेंट भरे हुए हैं। नहीं, वो एक रिफ्लेक्शन है लघु भारत का। वहाँ पे जो है ना, अगर वो उसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो भी बेलवेदर सीट्स माने जाएंगे। तो उसका रिफ्लेक्शन, जैसे बुलसाड़ बोलते हैं हम लोग, गुजरात वाला, वहाँ वाला। और अभी जो है सबसे बड़ा तो वेलफेयर स्कीम चला रहा है जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, तो उसको देखना पड़ेगा। वहाँ तो सब कह रहे हैं कि टीडीपी जीत रही है तो उसको देखना पड़ेगा कि वेलफेयर स्कीम का क्या होता है। तो वेलफेयर स्कीम, चुनाव में हम लोग माइग्रेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमको मजाक में ही 2 साल पहले एक बहुत सीनियर थे इंडिया टुडे में, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हो रहा है देश में कि पता नहीं 50 साल के बाद पता चले कोई बिहारी केरल का मुख्यमंत्री हो गया है। सुमित सर, आखिरी बस खत्म कर दीजिए आप कि एक जो हम परिवारवाद की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि परिवारवाद से जनता उग चुकी है, तो 2 पार्टियों में परिवारवाद खत्म हो गया। शरद पवार चाहते थे उनकी बेटी को सत्ता मिले, उन्होंने बनाया भी अध्यक्ष, उन्होंने परिवारवाद मतलब वो तोड़ के अलग हो गए, और उद्धव ठाकरे परिवारवाद थे लेकिन वो शिंदे अलग हो गए। तो क्या ये जो फैक्टर है कि भाई सहानुभूति फैक्टर तो एक हो गया, लेकिन परिवारवाद से भी तो लोग परेशान है, तो क्या वो उसके लिए इन दोनों को वोट करेंगे? देखिए, परिवारवाद अब उतना बहुत क्रिटिकल इशू नहीं बचा है जिस पर सरकारें गिर जाए या बन जाए। परिवारवाद बहुत सारे इशूज में एक इशू है छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे। अजीत पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही, सुमित्रा पवार, उनके खिलाफ। तो ये तो परिवारवाद है। बीजेपी एलाइज में तो ज्यादातर जो अपनी फैमिलीज को ही टिकट या रिलेटिव्स को टिकट दिया है। बीजेपी में भी बहुत सारे हैं, एलाइज में तो उसकी संख्या ज्यादा है कहीं। और मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें अब इम्पोर्टेंट नहीं बची है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं बची है। कुछ लोग कई जगह लगता है, जैसे कई जगह चुपता कहाँ पे कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, ठाकरे साहब का बेटा आदित्य ठाकरे, मतलब पता है कि अध्यक्ष पार्टी का यही बनने वाला है, इसी के पास पार्टी जाने वाली है। वहाँ पार्टी के सुप्रीम लीडर बनने के पीछे कोई इलेक्शन का प्रोसेस भी नहीं है। कांग्रेस पे इल्जाम लगता था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को बना के उन्होंने कुछ दुबारा छुपाने की कोशिश की है, चाहे कोई माने ना माने अलग बात है। तो परिवारवाद के मामले को लेकर चुनाव का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो कैलकुलेट करके अभी वो वक्त नहीं है। ये इसका असर हमको ज्यादातर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी का चुनाव तो पिछली बार बीजेपी और एनडीए को 50% से ऊपर वोट मिला था। महाराष्ट्र के भीतर 41 सीटें मिली थी 48 में से। उस बेस पे हम बात कर रहे हैं, और वो बेस अब पूरा हट गया है, सब पार्टी पूरा नया बेस आ गया। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसके बारे में। लोगों ने परिवारवाद को अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। हाँ, परिवारवादी पार्टी वोट पाते रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर, सारे स्टेट में आप देख लीजिए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री बार-बार इसका जिक्र क्यों करते हैं? वो मतलब वो प्रोसेस वो राजनीतिक लड़ाई है। हाँ, वो राजनीतिक मुद्दा है, वो राजनीतिक लड़ाई है कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। भाई आपको अपने स्टेचर अगर बड़ा करना है तो आपको अपना सामने जो विलेन ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि जो आपसे छोटा दिखाई दे। भाई कांग्रेस की सच्चाई है, जवाहरलाल नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक पारिवारिक पार्टी की रही, और परिवार लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। पर ये भी सच्चाई है कि उसी परिवार के 2 आदमी ने देश की शहादत भी दी। इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? भाई ये चीज बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो नहीं बता सकते, नहीं गिना सकते, इसका जवाब उनके पास नहीं होता है। तो ये बीजेपी का एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से बुलाया है और बहुत अच्छे से चिपकवा दिया है गांधी परिवार पे और लालू यादव के परिवार पे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।